फाइनली पहला जो मार्का था वो हमने अपने नाम कर लिया। इस जीत के तसलसल को जारी रखने के लिए क्या करना होगा, और साथ में नुमान अली की जो परफॉर्मेंस है वो यकीनी तौर पे अगर उसका जिक्र नहीं करेंगे तो अधूरी रह जाएगी ये जीत और इसकी सेलिब्रेशन भी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जुनेद। बिल्कुल, पाकिस्तान की ये आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 2027 का जो साइकिल है उसका आगाज़ किया पाकिस्तान ने। पहला टेस्ट ऑल्दो के दोनों का पहला आगाज़ था। जो पिछला साइकिल उसका चैंपियन साउथ अफ्रीका, उसको पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दी। तो जाहिर है पाकिस्तान अपनी होम कंडीशन में, लेकिन इससे पहले भी पाकिस्तान होम कंडीशन में खेल रहा था तो बांग्लादेश से हार गया था, इंग्लैंड से हार गया था। लेकिन ये जो है तो ये अच्छे साइन है कि एटलीस्ट पाकिस्तान ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली टीम को शिकस्त दी है। और साउथ अफ्रीका कोई कमजोर टीम नहीं है, हमें पता है कि तीनों डिपार्टमेंट बहुत अच्छी। नुमान अली का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अभी हवाला दिया कि 37 साल पुराना रिकॉर्ड अब्दुल कादिर का तोड़ दिया, तो अब्दुल कादिर ने इंग्लैंड के खिलाफ 1987 में होम सीरीज में 44 विकेट हासिल की थी। और अब ये आपको नजर आया कि 5 टेस्ट मैचेस और 46 विकेट ऑलरेडी। और इसमें उनके अगर 10 विकेट हॉल देखें तो उनके करियर का ये तीसरा मौका है जब उन्होंने एक टेस्ट मैच में 10 विकेटें, और 9th मौका है कि अब उन्होंने एक इनिंग में 5 विकेटें हासिल की। तो ये वो मैं कहता हूँ कंसिस्टेंसी नुमान अली अलॉन्ग विद, अगर देखा जाए तो कुछ कुल 86 विकेटें इन दोनों ने ऑल टुगेदर हासिल की है पिछले 2 से 3 सालों में। तो फिर हमारे ये कहा जा सकता है कि नुमान की वजह से ही मैच हम जीत पाए, क्योंकि कल जुनेद कह रहे हैं कि मैच एक दफ़ा हमारे हाथ से निकल चुका है, फिर हमारी बॉलिंग इतनी शानदार रही कि मैच दोबारा से हमारे हाथ में आया और हम जीत भी गए। तो क्या सिर्फ नुमान को क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि हमारे बल्लेबाज हमेशा की तरह पहली इनिंग बहुत अच्छी खेली, दूसरी इनिंग में हमने उनकी कारकर्दगी देखी कि ढेर हो गए, उसके बाद हमें लगा ये कि मैच गया। तो समझते हैं कि सिर्फ नुमान को क्रेडिट जाता है? जबरदस्त एनालिसिस आपका ही है, मैं आपको दाद दूंगा। बिल्कुल सही आपने हाईलाइट किया कि बैट्समैन ने किसी भी फॉर्मेट में T20 हो जाए, वनडे हो जाए या ये टेस्ट मैच देख ले, 17 रन पे आपकी 5 विकेटें गिर जाती हैं। मतलब उन बैट्समैनों से कोई कितनी मुश्किल बॉलिंग हो रही थी कि आप स्टे भी नहीं कर सकते थे। आपको रिक्वायर्ड रन रेट वनडे या T20 का नहीं चाहिए था, आपको विकेट पे स्टे करना था। मतलब वो भी टेक्निक नहीं है। तो थोड़ा सा हाईलाइट हो रही है हमारी, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है कि हमारी बैटिंग में बहुत ज्यादा फ्लॉ है, बहुत ज्यादा कमजोरियां हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। हर दफा आप इस तरह के मैचेस नहीं जीत जाएंगे। ये 277 कोई और टीम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वो करके चली जाती है आपके साथ आराम से। ये तो आप लकी हैं कि साउथ अफ्रीका के रीबिल्डिंग प्रोसेस है, उनके कैप्टन जो है रेगुलर कैप्टन टेम्बा बवूमा नहीं है, 2-4 प्लेयर और उनके अनफिट हुए हुए थे। केशव महाराज नहीं थे इसमें, और सामी ने उनके 11 आउट किए, नुमान ने तो 10 आउट किए। मत्तू के साथ उनके रेगुलर स्पिनर केशव महाराज होते तो पाकिस्तान तो बहुत मुश्किल में होता। और दूसरे टेस्ट वो रावलपिंडी में खेल पा रहे हैं। तो हमें दूसरे टेस्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमाद भाई आपसे तफसील से जानते हैं, लेकिन आप बेहतर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम तो ये समझने से कासिर हैं कि नुमान और साजिद खान जैसा हमारे पास टैलेंट मौजूद है, स्पिनर्स के उसको कहा जाए बादशाह हमारे पास मौजूद हैं, तो इन्हें दीगर जो फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल ना करने की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ टेस्ट सीरीज़ में ही सूट करते हैं, एज का फैक्टर है, क्या रीज़न्स हैं? एशिया कप जैसे बड़े मुकाबले जिसमें 3 लगातार संडेज़ को हमने एक के बाद एक भारत से शिकस्त खाई, अगर उस फॉर्मेट में ये साथ होते तो मेरे ख्याल में वन साइडेड भी हो सकता था, या कम अज़ कम हम जीत सकते थे मैचेस। तो आपकी क्या राय है इस पर? अगेन मैं कहूँगा जुनेद, आपको भी क्रेडिट। मैं ये ड्यूरिंग द एशिया कप भी कह रहा था कि आप अगर रेगुलर स्पिनर्स को, क्योंकि स्पिनर्स की फ्रेंडली पिचेस थी जिन पे मैचेस हो रहे थे, आपको नजर आ रहा था तमाम टीम के स्पिनर जो हैं वो अनप्लेबल नजर आ रहे थे। तो जितनी बैटिंग अब्बार और खुशदिल और नवाज कर रहे थे उतनी बैटिंग तो साजिद और नुमान भी कर लेते हैं। लेकिन इनके पास जो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस है, जो टेस्ट मैच की बॉलिंग का एक्सपीरियंस है इनको, अगर उनको वहां आजमा लिया जाता तो आइसिंग ऑन द केक। और अभी भी अब दूसरा टेस्ट मैच की जब हम प्रिपरेशन की बात करें तो देखिए, हम अपना बॉलिंग अटैक देख लें। शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छा साइन जो मुझे नजर आया, एनकरेजिंग फॉर पाकिस्तान, कि उनकी पेस वापस आपको नजर आई और रिवर्स स्विंग, क्योंकि सब यहाँ पे बॉल जो है वो जल्दी रफ हो जाता है और आपको बॉल को प्रोटेक्ट करना होता है। एक साइड की शाइन को बरकरार रखना है, दूसरे साइड को रफ होने देना है, फिर आपको रिवर्स स्विंग करना है। और शाहीन शाह अफरीदी ने करके दिखाया। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये कि हसन अली किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वनडे हो जाए, T20 हो जाए और अब टेस्ट मैच, हमें जरूरत नहीं है इस टेस्ट मैच में हसन अली की। अगर आप चाहें तो एक स्पिनर और ऐड कर सकते हैं, और वो स्पिनर कौन हो सकता है? अब्रार अहमद द मिस्ट्री स्पिनर, या फिर आसिफ आफरीदी जो कि 37 ईयर्स में है लेकिन बड़े जबरदस्त फॉर्म में है। तो
तो पाकिस्तान को यहाँ पे खास से हसन अली पे यूटिलाइज ही नहीं हुए, ना बॉलिंग में आपको कहीं इम्पैक्ट नजर आ रहा है, बैटिंग में भी आपको नजर नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से आसिफ आफरीदी को, क्योंकि नुमान भी एक्सपीरियंस है, आसिफ आफरीदी भी बहुत एक्सपीरियंस है, उनको ट्राई कर लेना पाकिस्तान की तरफ। फिर पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर अगेन बाबर आजम आपको नजर आया कि 40 ऑड रन करते हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ हो जाता है, कोई ऐसी बॉल पड़ जाती है जहां आप अनप्लेबल हो जाते हैं, तो वहां बाबर आजम आउट हो गए। लेकिन साइन वही अच्छे हैं कि बाबर आजम, इमाम उल हक इंग्लैंड से काउंटी खेल कर आए और उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन कैप्टन शान मसूद हमेशा हर सीरीज की पहली इनिंग बहुत अच्छी खेलते हैं और उसके बाद से फिर उनका वो नजर आ जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस होने का मामला है या फिर क्या वजह है, ये कोई साइकोलॉजिकल इशू है? साइकोलॉजिकल मेंटल टफनेस का इशू है। देखिए टेस्ट क्रिकेट जो है ना आपके पेशेंस और टेम्परामेंट की क्रिकेट है। आपको वो कहते हैं सेशन टू सेशन प्लानिंग करनी है, ये नहीं कि आपने एक सेशन में अच्छी प्लानिंग की और दूसरे सेशन में आप आके विकेट को थ्रो कर दें। मैं बात करूं लेट से लंच से पहले आपने अच्छी बैटिंग की, लेकिन लंच के बाद टी तक, तो आपको वो फेजेस जो है ना वो आपने प्लान करने हैं कि अब मैं टी तक मैंने कैसे बैटिंग करनी है, मुझे पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करनी है टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि टॉस हमारे प्लेयर्स के अंदर कमी महसूस होती है हमें कि अच्छा खेलते खेलते एकदम से ढेर हो जाते हैं। अच्छा हमाद भाई, अगर हम अब दूसरे टेस्ट की बात कर लें तो रावलपिंडी स्टेडियम में होने जा रहा है। हमने देखा कि जो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिच थी वो हमें ज़्यादा सपोर्टिव लगी बॉलर्स के लिए और स्पेशली स्पिनर्स के लिए। अब क्या कहते हैं कि अगर पिंडी स्टेडियम की बात की जाए तो पहले बैटिंग करना सूटेबल रहेगा या बॉलिंग करना सूटेबल रहेगा, और पिच किसके लिए ज्यादा साजगार है? देखिए पिंडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है पिंडी को, लेकिन इंग्लैंड ने यहाँ पे आके एक दिन में 500 रन भी किए टेस्ट मैच में। फिर जब हमने ये देखा कि बांग्लादेश से हमारी टेस्ट सीरीज है तो हम समझ रहे थे कि हमारे फास्ट बॉलर अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमने थोड़ा सा फास्ट बॉलर की असिस्टेंस के हिसाब से पिच बना दी। उल्टा हो गया हमारे साथ और बांग्लादेश ने हमारी टीम को आउट कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बांग्लादेश आकर पाकिस्तान में 2 टेस्ट मैचेस लगातार जीत के चला गया। तो अब क्या किया उसके बाद से आकिब जावेद ने कि जनाब इंग्लैंड से जो पहला टेस्ट मैच मुल्तान में हमारे, उसके बाद से उन्होंने कहा कि जी अब हम इंडस्ट्रीज के फैन लगा लेते हैं, हीटर लगाते हैं, पिच को ड्राई करेंगे, पिच पे क्रैक्स आ जाएंगे स्पिनर्स को असल। तो यही फार्मूला मेरे ख्याल से जो लाहौर में है यही है। लाहौर में थोड़ा सा स्लो टर्न था, मेरे ख्याल से थोड़ा सा और अगर टर्न हो जाए, क्योंकि मैच अब इंटरेस्टिंग हो गया। आपने डेविड ब्रेविस की बैटिंग देख ली, रायन रेक्लेटन को देख, और आपने टोनी ज़ीज़ोर्दी, 3 बैट्समैन उनके, एक ने टोनी ज़ीज़ोर्दी ने सेंचुरी स्कोर की, रेक्लेटन ने 2 हाफ सेंचुरी स्कोर की, डेविड, तो उनके पास पोटेंशियल है। आपको अब उनके खिलाफ जिन प्लेयर्स ने सही जगह पे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। हमाद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली।